कहानी की शुरुआत में हम मैलरी को देखते हैं जो एक बेहद सुनसान और रेगिस्तानी रास्ते से कार चलाती हुई जा रही होती है। मैलरी की सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाली है, लेकिन अपने मंगेतर के साथ कुछ अनबन की वजह से वह इस शादी को लेकर दिल से खुश नहीं है। फिर भी शादी की कुछ तैयारियां करने के लिए उसे नजदीकी शहर जाना था, जिसके लिए वह एक शॉर्टकट रास्ता चुनती है। रास्ते में उसकी बहन एला का वीडियो कॉल आता है जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करती है और वहीं बसना चाहती है। एला मैलरी को बताती है कि उसने अब तक शादी में शामिल होने के लिए फ्लाइट की टिकट इसलिए बुक नहीं की है क्योंकि वह चाहती है कि मैलरी पहले खुद यह तय कर ले कि क्या वह सच में इस रिश्ते से खुश है। मैलरी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि हाँ, वह खुश है। इसके बाद वह फोन रखकर सुनसान रास्तों पर आगे बढ़ जाती है और जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक शॉर्टकट ले लेती है। सड़क अच्छी थी और शहर जाने का यही सबसे तेज रास्ता था, इसलिए वह बेफिक्र होकर गाना बजाती है और सफर का मजा लेने लगती है। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद अचानक उसकी कार बीच रास्ते में बंद हो जाती है। मैलरी बाहर निकलकर इंजन चेक करती है, बार बार चाबी घुमाती है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसके फोन में नेटवर्क भी गायब था। वह बेबस होकर कार में बैठ जाती है और सोचने लगती है कि काश कोई उसकी मदद कर दे। तभी जब वह एक एनर्जी ड्रिंक का कैन खोलती है तो वह झटके से फट जाता है और उसकी शर्ट खराब हो जाती है। मैलरी गाड़ी के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक अजनबी लड़का आ धमकता है। मैलरी पहले तो घबरा जाती है, पर वह लड़का बहुत ही शराफत से बात करता है और अपना नाम क्रिश्चियन बताता है। उसकी बातें सुनकर मैलरी को थोड़ी राहत मिलती है। क्रिश्चियन कार का बोनेट खोलकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। हालांकि मैलरी को एक अजनबी के साथ होने पर थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में क्रिश्चियन गाड़ी चालू कर देता है। मैलरी उसकी इस मदद से खुश होती है और शुक्रिया अदा करते हुए उसे पैसे देने लगती है, पर क्रिश्चियन पैसे लेने से मना कर देता है और उसे संभल कर जाने को कहता है। मैलरी गाड़ी चलाकर आगे निकलती है, पर थोड़ी दूर जाकर उसे लगता है कि जिस बंदे ने इतनी मदद की वह अब तपती धूप में पैदल जा रहा है। इंसानियत के नाते वह गाड़ी रोकती है और क्रिश्चियन को लिफ्ट दे देती है। अब दोनों साथ में सफर करने लगते हैं। क्रिश्चियन बेहद सलीके से बात कर रहा था, जिससे मैलरी को लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। बातों बातों में मैलरी भी शेयर करती है कि कुछ दिनों में उसकी शादी है और वह उसी की शॉपिंग के लिए शहर जा रही है। लेकिन धीरे धीरे क्रिश्चियन फ्लर्ट करने लगता है। मैलरी पहले तो नजरअंदाज करती है, पर क्रिश्चियन का बर्ताव अचानक अजीब होने लगता है। वह कहने लगता है कि किस्मत ने हम दोनों को मिलाया है, यह सब पहले से तय था। इसके बाद वह गंदी बातें करने लगता है। मैलरी को खतरा महसूस होता है। वह तुरंत गाड़ी रोकती है और उससे बाहर निकलने को कहती है, लेकिन क्रिश्चियन की नीयत बिगड़ चुकी थी। वह जेब से चाकू निकाल लेता है और मैलरी की गर्दन पर रखकर धमकी देता है कि अगर उसने चिल्लाने या होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, इसलिए चुपचाप गाड़ी चलाती रहे। मैलरी डरते डरते पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्रिश्चियन हंसते हुए कहता है, जब गाड़ी ठीक हो गई थी तो तुम्हें चुपचाप चले जाना चाहिए था। तुमने मुझे लिफ्ट क्यों दी? अब तुम मुझे पसंद आ गई हो। पास में ही मेरा एक घर है, आज की रात हम वहीं गुजारेंगे। मैलरी पूरी तरह खौफ में थी। तभी उसकी नजर पड़ती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और आगे एक खतरनाक मोड़ आने वाला है। मैलरी अपनी जान पर खेलकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और मोड़ पर पहुंचते ही स्टीयरिंग घुमाकर कार सीधे गहरी खाई में गिरा देती है। एक्सीडेंट के बाद कार उल्टी लटक जाती है। सीट बेल्ट न पहनने की वजह से क्रिश्चियन शीशा तोड़कर बाहर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन मैलरी की हालत उससे भी बदतर थी। कार का ढांचा इस तरह पिचक गया था कि मैलरी का एक पैर सीट और बॉडी के बीच बुरी तरह फंस चुका था। वह तड़प रही थी, पर पैर निकालना नामुमकिन था। तभी उसकी नजर क्रिश्चियन के गिरे हुए चाकू पर पड़ती है। वह कड़ी मशक्कत करके उस चाकू को खींचकर अपने पास छिपा लेती है। तभी क्रिश्चियन को होश आ जाता है और वह लंगड़ाते हुए कार के पास आता है। वह देखता है कि मैलरी का पैर फंसा हुआ है और वह बाहर नहीं आ सकती। दया दिखाने के बजाय वह साइको की तरह मुस्कुराता है और कहता है, अगर खुद निकल सकती हो तो निकल जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। मैलरी रोते हुए गिड़गिड़ाती है, पर वह उसे उसी हालत में तड़पने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। अब मैलरी पूरी तरह अकेली थी। उसने बहुत आवाजें लगाईं, पर कार रोड से काफी नीचे गिर चुकी थी और पास में सिर्फ एक नदी बह रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। मैलरी का पूरा शरीर जमने लगा था। वह किसी तरह कार में पड़ा एक कपड़ा पहनती है और हीटर ऑन कर लेती है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। वह एक जंगली इलाका था और जल्द ही मैलरी को एहसास होता है कि कुछ खूंखार जानवर कार के आसपास मंडरा रहे हैं। वह तुरंत कार की हेडलाइट्स बंद कर देती है, जिससे जानवर अंधेरे में आगे निकल जाते हैं। इस तरह वह किसी तरह पहली रात जिंदा बिता लेती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो बाहर कुछ हिरण चर रहे होते हैं। तभी अचानक क्रिश्चियन दोबारा वहां आ धमकता है। उसे मामूली चोटें आई थीं। वह मैलरी का दर्द देखकर दुखी होने के बजाय एक दरिंदे की तरह खुश होने लगता है। मैलरी उससे पानी और खाने की भीख मांगती है। क्रिश्चियन उसके सामने बैठकर मजे से खाना पीना शुरू कर देता है और शर्त रखता है कि अगर वह उसके कुछ निजी सवालों के जवाब देगी तभी उसे
खाना मिलेगा। बेहद भूखी और प्यासी मैलरी मजबूरी में हाँ कह देती है। क्रिश्चियन उससे बेहद घटिया और इंटीमेट सवाल पूछता है। मैलरी रोते हुए सब जवाब दे देती है, लेकिन जवाब सुनने के बाद क्रिश्चियन हंसने लगता है और कहता है, तुमने सच में सोच लिया कि मैं तुम्हें खाना दूंगा? तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अगर मेरी बात मान लेती तो ये दर्दनाक मौत न मिलती। वह आगे बताता है कि यहाँ पास में एक केबिन है जहाँ एक फैमिली रहती है, लेकिन वह अभी खाली है। इसके बाद वह मैलरी को मरता हुआ छोड़कर चला जाता है। अब दूसरी रात आ जाती है। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि मैलरी का पैर सुन्न पड़ गया था। किस्मत से उसे कार में एक लाइटर मिल जाता है। वह गाड़ी में मौजूद कागजात और सामान जलाकर आग सेकती है। थकान के कारण जब उसकी आंख लगती है तो अचानक उसे अपने शरीर पर कुछ काटने का एहसास होता है। वह चौंक कर उठती है तो देखती है कि ढेर सारे चूहे उस पर हमला कर रहे हैं। वह डर कर उन्हें भगाती है और एक चूहे को मार देती है। भूख और प्यास से उसकी जान निकल रही थी। तब उसे एहसास होता है कि यह चूहा ही उसके जिंदा रहने का आखिरी सहारा है। न चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए वह उस चूहे को आग में भूनकर खा लेती है। अगली सुबह मैलरी को कार में कुछ दूरी पर अपने फोन के बजने की आवाज सुनाई देती है। वह बड़ी मुश्किल से स्टिक की मदद से फोन को खींचकर अपने पास लाती है। उसके दिल में बचने की उम्मीद जगती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन फिर वहां आ जाता है। मैलरी तुरंत फोन छुपा लेती है। क्रिश्चियन आकर बताता है कि उस केबिन वाली फैमिली वापस आ गई थी, लेकिन उसने उन सबको उसी केबिन में बंद कर दिया है ताकि कोई मैलरी तक न पहुंच सके। तभी अचानक मैलरी के फोन की रिंग बज उठती है। क्रिश्चियन झपट कर फोन छीन लेता है और मैलरी के सामने ही उसे पत्थर पर पटक कर तोड़ देता है। इसके बाद वह अपने बैग से एक हथौड़ा और एक छोटा ब्लेड निकालता है। मैलरी घबरा जाती है, पर क्रिश्चियन वह ब्लेड मैलरी की तरफ फेंक कर कहता है, इस ब्लेड से अपना फंसा हुआ पैर काट लो और बाहर निकल जाओ। यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है, वरना तुम यहीं सड़कर मर जाओगी। मैलरी बहुत रोती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वह उसके साथ रात बिताने को भी तैयार है, पर साइको क्रिश्चियन उसकी एक नहीं सुनता और चला जाता है। मैलरी ब्लेड उठाकर अपने पैर पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे ऐसा नहीं कर पाती और गुस्से में ब्लेड फेंक देती है। फिर रात होती है और मैलरी प्यास से तड़पने लगती है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मैलरी कार के टूटे शीशे से बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। वह रेडियो ऑन करती है तो खबर मिलती है कि भारी बारिश के कारण मुख्य रास्ते बंद हो गए हैं और गाड़ियां अब शॉर्टकट रास्ते से गुजर रही हैं। मैलरी को लगता है कि अब कोई न कोई मदद के लिए जरूर आएगा। तभी वहां एक कार आकर रुकती है, लेकिन वह कार किसी अजनबी की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की थी। मैलरी समझ जाती है और तुरंत एक नाटक रचती है। वह आंखें बंद करके ऐसे पड़ जाती है जैसे पैर काटने के चक्कर में खून बहने से उसकी मौत हो गई हो। क्रिश्चियन टॉर्च लेकर चेक करने नीचे आता है। जैसे ही वह झुकता है, मैलरी छिपा हुआ चाकू उसके शरीर में घोंप देती है। मैलरी उसकी जेब से कार की चाबी निकालकर रिमोट का अलार्म बटन दबा देती है ताकि हॉर्न बजने लगे और कोई राहगीर मदद के लिए रुक जाए। पर क्रिश्चियन किसी तरह ऊपर पहुंचकर कार का हॉर्न बंद कर देता है और नाटक करने लगता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। तभी वहां गश्त लगाता हुआ एक पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी से पहुंचता है। क्रिश्चियन पुलिस वाले से झूठ बोलता है कि तूफान बहुत तेज है, क्या आप मुझे पास के केबिन तक छोड़ देंगे? नीचे फंसी मैलरी पत्थर से कार पर मार मार कर चिल्लाने लगती है। पुलिस वाले को हल्की आवाज सुनाई देती है और वह खाई की तरफ देखता भी है, लेकिन क्रिश्चियन उसे बातों में उलझा देता है और तेज बारिश के शोर के कारण पुलिस वाला कुछ समझ नहीं पाता। आखिर में क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब लगातार बारिश के कारण खाई में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और पानी कार को धकेलते हुए पास की नदी की तरफ ले जाने लगता है। कार में तेजी से पानी भरने लगता है। मैलरी को समझ आ जाता है कि अब फैसला नहीं लिया तो वह डूब कर मर जाएगी। वह बहादुरी दिखाती है और वही ब्लेड उठाकर अपने फंसे हुए पैर पर चीरा लगाने लगती है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है, पर तभी एक जोरदार झटके के साथ कार नदी में बह जाती है। पानी के दबाव से उसका फंसा हुआ पैर आजाद हो जाता है। मैलरी हिम्मत जुटाकर कार का शीशा तोड़ती है और तैरते हुए नदी के किनारे बाहर आ जाती है। मैलरी पूरी तरह टूट चुकी थी, खून बह रहा था, लेकिन जिजीविषा अभी बाकी थी। वह एक लकड़ी का सहारा लेकर उसी केबिन की तरफ बढ़ने लगती है जिसका जिक्र क्रिश्चियन ने किया था। जब वह केबिन के पास पहुंचती है तो उसे अंदर से एक लड़की के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। मैलरी समझ जाती है कि क्रिश्चियन ने उस परिवार को बंधक बना रखा है। वह बेहद सावधानी से आगे बढ़ती है। तभी उसका पैर बियर ट्रैप के पास पड़ता है, पर वह बाल बाल बच जाती है। मैलरी खिड़की से झांक कर देखती है कि एक कमरे में लड़की बंधी हुई है। दूसरे कमरे में क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर को बेरहमी से पीट पीट कर मार रहा होता है। मैलरी देखती है कि क्रिश्चियन ने उस लड़की के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। जब क्रिश्चियन पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहनने दूसरे कमरे में जाता है तो मैलरी दबे पांव अंदर घुसती है। मृत पुलिस वाले की गन उठाती है और बंधक लड़की की रस्सियां खोलने लगती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन कमरे में आ जाता है। मैलरी उस पर बंदूक तान देती है, पर क्रिश्चियन झपट कर उस पर हमला कर देता है। दोनों में हाथापाई होती है। मैलरी उस लड़की को भागने को कहती है और खुद क्रिश्चियन से भिड़ जाती है। क्रिश्चियन पागलों की तरह मैलरी को ढूंढने लगता है। मैलरी एक टेबल के नीचे छिपी थी, पर क्रिश्चियन उसे खींचकर बाहर निकालता है और गला घोंटने की कोशिश करता है। मैलरी पूरी ताकत लगाकर भारी सामान उसके सिर पर मारती है और बाहर बालकनी की तरफ भागती है। क्रिश्चियन जैसे ही
बालकनी में उसका पीछा करते हुए आता है, मैलरी पीछे से जोरदार लात मारकर उसे बालकनी से नीचे फेंक देती है। नीचे गिरते ही क्रिश्चियन का पैर सीधे उसी लोहे के बियर ट्रैप में फंस जाता है और उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। अब आशा पूरी तरह पलट चुका था। साइको क्रिश्चियन उसी दर्दनाक जाल में फंसा था जिसमें कभी मैलरी फंसी थी। मैलरी उस बची हुई लड़की के साथ नीचे आती है, क्रिश्चियन की तरफ वही चाकू फेंकती है और ठंडे लहजे में कहती है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जैसे तुमने मुझे ब्लेड दिया था वैसे ही मैं तुम्हें यह चाकू दे रही हूँ। अपना पैर काटो और खुद को बचा लो, वरना तुम यहीं तड़प तड़प कर मर जाओगे। क्रिश्चियन दर्द से कराह रहा था। मैलरी मुस्कुराकर कहती है, शायद तुम सही कह रहे थे क्रिश्चियन, किस्मत में हमारा मिलना और तुम्हारा इस तरह बेमौत मारना पहले से तय था। अफसोस, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। इसके बाद मैलरी उस साइको किलर को वहीं तड़पकर मरने के लिए छोड़ देती है और उस लड़की को साथ लेकर वहां से निकल जाती है और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है।